हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्थ विंग्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज आरआरबी जेईई का लास्ट डेट था और लास्ट डेट में बहुत ही ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। जो हमारे दो बच्चों ने फॉर्म भरे हैं वो आज ही का है और ये 10:13 का है और एक 10:33 का है। तो इतना देर में मतलब आप कह सकते हैं कि 20 मिनट के अंतराल में फॉर्म जो है वो 3000 के आसपास बढ़ाए थे। ठीक है, 3000, एक सेकंड में डाटा देख लेता हूँ। ये 5000 के आसपास फॉर्म गिराए थे। ठीक है, और अगर एक अनुमान के तौर पर देखा जाए, अनुमान मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि शाम का डाटा मैं ज़्यादा बिजी था तो शाम का डाटा मैं निकाल भी नहीं पाया। और जनरली बात ये भी है कि मेरे जितने भी बच्चे थे उन्होंने सारे के सारे फॉर्म भर चुके थे, तो जनरली मुझे डाटा और कहीं से मिलने का कोई साधन फिलहाल नहीं था। ठीक है, वैसे जो भी लास्ट पेमेंट किए होंगे वहाँ से निकाल सकते हैं, उसमें दिक्कत बड़ी बात उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो जो डाटा है वो आप देख सकते हैं कि 10:33 पे जो हमारा लास्ट डाटा था वो 14,56,000 क्रॉस कर गया था। ठीक है, तो ये क्रॉस करके आज अगर गया भी होगा तो 15.5 से 16 लाख गया होगा। तो आप कह सकते हैं कि 16 लाख के आसपास इस साल जेईई में फॉर्म टोटल गिरे हैं। ठीक है, तो मैटर ये नहीं करता कि कितना गिरा नहीं गिरा। एक्चुअल बात ये है कि जो भी जेन्युइन बच्चे होंगे, मैक्सिमम लोग, वो लोग जो पहले भरने वाले थे वो भर चुके। ठीक है, जितने भी लोग भरने वाले थे वो लगभग भर चुके। और लास्ट टाइम में जो भी है वो अभी क्या मतलब जिसको भी भरना होता है ना वो भर चुका होता है। तो लास्ट टाइम जो भी भरा आता है उतना ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कंपटीशन देने वाले हैं। खैर, हम लोग ये सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो यही हमारा एक्चुअल डाटा है। ठीक है, और एज ऑफ नाउ अभी शाम के टाइम का कोई डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कुछ गाइडेंस की, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि थोड़ा गाइडेंस भी इंक्लूड कर दीजिएगा। तो गाइडेंस के लिए सिंपल कहना यही है कि आप लोग कुछ मत करो। ठीक है, ब्लाइंडली अगर देखा जाए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत लोग को ये लग रहा होगा कि 16 लाख ठीक है गए हैं, तो ये लगभग जो पिछले जेईई आया था उसी के आसपास का ये डाटा पहुंच चुका है। ठीक है, मीन्स कंपटीशन मोर और लेस उसी टाइप का होने वाला है। लास्ट टाइम कुछ 13,000 समथिंग वैकेंसी थे और इस बार कुछ 7,000 समथिंग वैकेंसी है। तो सीट थोड़ी कम है और कंपटीशन उतना ही होने वाला है। तो इस चीज़ों से आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। ठीक है, अगर जनरली देखा जाए ना तो किसी भी बोर्ड का आपका जो है वो कटअप इतना भी नहीं जाने वाला है। अगर देखा जाए तो ये 70 to 75 कटअप जाने वाला है, जो एक्चुअल बात है। ठीक है, आप कहोगे सर इतना मतलब ऐसे, तो देखो बात ये है कि जो भी CBT 1 होता है ना, ठीक है, CBT 1 में हमारा जितना भी सीट है किसी भी जोन का, ठीक है, वो सीट के 15 गुना रिजल्ट देता है। ठीक है, सीट इंटू 15x। ठीक है, तो जो हमारा टोटल सीट होगा उस सीट का 15 गुना रिजल्ट देगा। ठीक है, तो आपको उस 15 गुना के अंदर आना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जितना सीट है उतना पे आना है। ठीक है, ये सबको पता ही होगा। तो जो CBT 1 है उसके 15 गुना में आपको आना है। और अगर किसी भी जोन का कटअप देखा जाए इस बार जो अगर आप कंपटीशन को देखें तो इस कंपटीशन को देखते हुए जो आपका कटअप जाने वाला है CBT 1 का वो 70 to 75 जाएगा एवरेज। ठीक है, और जिस जोन में, ठीक है, जिस जोन में जैसे कुछ है, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, वैसे अंदाज़ा सबको लग ही जाता है, जैसे कलकत्ता है, एक ही नाम लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी जोन है, कलकत्ता है, पटना है, इलाहाबाद है, इस टाइप का जो भी जोन है, ठीक है, जहाँ थोड़ा हाईलाइटेड होता है, ठीक है, तो वहाँ का अगर कटअप जाना भी हुआ, अगर ज़्यादा जाना हुआ, ठीक है, तो वो कटअप आपका ना 75 to 80 जाने वाला है। ठीक है, 75 से 80, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। यानी अगर कोई भी 70 से 80 अगर कोई अपना नंबर ला रहा होता है तो वो सेफ जोन में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस तैयारी को आप कैसे, मतलब CBT 1 के लिए अगर देखा जाए तो CBT 1 का आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो देखो हर किसी का स्ट्रेटेजी अलग अलग होता है। अगर CBT 1 को हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, तो CBT 1 में हमारा क्या क्या है भाई, तो साइंस हमारा है, ठीक है, वो है 30 नंबर का। ठीक है, मतलब 30 क्वेश्चन होने वाला है। मैथ का अगर देखा जाए तो मैथ भी हमारा कितना होने वाला है, 30 होने वाला है। ठीक है, रीजनिंग हमारा कितना है, तो रीजनिंग हमारा 25 है। और जनरल अवेयरनेस जो है वो हमारा 15 है। ठीक है, यही हमारा, ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछ जाएगा, 30 30 60 60 और 40। ठीक है, आपका हो गया 100। ठीक है, तो देखो अगर मेनली देखा जाए तो यहाँ सारे के सारे बच्चे कौन कौन है, ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे आपके हैं डिप्लोमा या फिर बीटेक। ठीक है, ऐसे ही, या कुछ एमटेक वाले भी होंगे तो उनको कोई गाइड देने की ज़रूरत है नहीं। तो जो बीटेक हैं, जो डिप्लोमा है, उन सब का, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ना, इसमें हम लोग 2 कैटेगरी बांटते हैं। एक फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री को कर देते हैं और दूसरा कैटेगरी हम लोग करते हैं बायो का। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे जो होंगे ना उनका फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा होगा।
ठीक है, नो डाउट अच्छा होगा, ठीक है, ऐसे भी लगभग हर किसी का होना चाहिए। जो मेन प्रॉब्लम फंसने वाला है सबके लिए वो है बायो का, ठीक है, ठीक। तो मैं इस पोर्शन को ये कहूँगा कि अगर किसी की बायो ज़्यादा वीक है तो वो चाहे तो कोई लेक्चर से अपना कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एक बुक है, ठीक है, वैसे तो वो पूरा का पूरा साइंस के लिए है, ठीक है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे जो लगता है मैं अपना रिकमेंडेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और जनरली मैं यही बुक बताता हूँ। तो एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस है, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस आता है, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस आता है, ये आपका आता है अरिहंत का, ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है अवेलेबल, ठीक है। तो इसमें सोचने की बात नहीं कि कोई हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहे और कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है और ये बुक इनफ है आरआरबी जेईई के लिए, ठीक है, इसके बाहर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावे भी अगर किसी को दिक्कत होता है तो वो स्पेसिफिक तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जनरली कि ये सब आपको पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहले मेरा जो तरीका है ना, ठीक है, मेरा जो बेस्ट तरीका जो मैं बताता हूँ, ठीक है, आपको सबसे पहले PYQ का किसी का भी जिसके पास कोई सेट हो वो सेट प्रैक्टिस कर ले, ठीक है, या फिर किसी के पास टेक्स्ट बुक या किसी का हो तो एक टेस्ट लगा ले, ठीक है, 1 से 2 टेस्ट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 3 टेस्ट तक लगा ले। 3 टेस्ट लगाने के बाद ना आपको ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपका किस पोर्शन में कमी है, ठीक है। जिस पोर्शन में कमी होगा वो अपने हिसाब से उस पोर्शन को ठीक करेंगे, ठीक है। मैथ में अगर देखा जाए, जब जैसे ही हम लोग टेस्ट देंगे ना तो मैथ में बहुत लोगों का पकड़ा जाता है CI SI, किसी का मेंसुरेशन पकड़ाता है, तो जिसका भी जिसके हिसाब से होगा, ठीक है, उस हिसाब से उसका प्रिपरेशन तैयारी कर देंगे, उस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, ठीक है। बुक के तौर पर अगर किसी को भी कोई बुक नहीं लिया है तो किसी भी एडिशन का वो PYQ उठा सकते हैं, ठीक है। PYQ बेस्ट है क्योंकि आपको एकदम एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछा है, जिस पैटर्न में पूछा है, उस पैटर्न को फॉलो करने में मदद मिलने वाला है बहुत ही, ठीक है। और आपका बात करें अगर तो इसी तरीके से आपका साइंस पकड़ा जाएगा, मैथ पकड़ा जाएगा, रीजनिंग भी आपका प्रैक्टिस के लिए ही बेस्ट है, प्रैक्टिस 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 रीजनिंग में भी। बात आता है आपका जनरल एप्टीट्यूड का। जनरल एप्टीट्यूड में आप लोग क्या कर सकते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड में आपको ज़्यादा कुछ, वैसे तो देखो जनरल एप्टीट्यूड क्या है कि 15 नंबर का है। जनरल एप्टीट्यूड में आने का तो बहुत कुछ आता है, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड में आने का बहुत चीज़ आता है, लेकिन अगर इसको हम देखें तो एक तो हमारा हो जाएगा करंट अफेयर का, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है, एक तो हमारा हो जाएगा करंट अफेयर का और दूसरा हो जाएगा हमारा स्टैटिक जीके का, ठीक है, स्टैटिक जीके। पहले इतना ही करना है, ठीक है, और ये भी आपको क्या करना है ना, टेस्ट पहले लगाना है, टेस्ट लगाना है। और किसी का वैसा होगा कि जो 15 का 15 नंबर ही, यानी किसी का होगा कि पूरा का पूरा स्टैटिक मतलब जीके आता ही नहीं है। जितना भी साइंस वाले बैकग्राउंड वाले हैं उनको साइंस आता है, मैथ आता है, रीजनिंग भी वो लोग बना ही लेते हैं, ठीक है। मेनली मामला फंसता है जनरल एप्टीट्यूड में। तो जनरल एप्टीट्यूड में अगर मामला फंसता भी है तो उसमें आप लोग ना 2 पोर्शन को देखिएगा ध्यान से। एक तो हमारा हो गया स्टैटिक पोर्शन। तो स्टैटिक आप लोग सबसे पहले तो जितना PYQ करेंगे उसको लिख लेंगे एक पेज में, उससे आपको स्पेसिफिक तैयारी मालूम चल जाएगा। या फिर कोई स्टैटिक का आप कोर्स भी किसी का ले सकते हैं, मैं किसी का एज सजेस्ट करने वाला नहीं हूँ। और आपको करंट अफेयर पर ध्यान देना है। करंट अफेयर तो कहीं किसी भी यूट्यूब वीडियो को फॉलो कर लीजिए जो करंट अफेयर अच्छा बताता है, और उसका अभी से ही रिवाइज स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करने के बाद, स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करने के बाद जो मेन रूप से अगर देखा जाएगा तो इसमें पॉलिटी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो पहले पॉलिटी करना ज़्यादा सही होगा, ठीक है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी करना ज़्यादा सही होगा, और उसके बाद आपका हिस्ट्री करना ज़्यादा सही होगा। ये मेरे रिकमेंडेशन है, आपको जैसे करना आप कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे रिकमेंडेशन है। तो ये ध्यान देना है कि आपको इंश्योर करना है कि आपको 70 to 75 नंबर आना ही चाहिए। और अगर किसी का 70 to 75% आ रहा है तो बस उसको वो कंटिन्यू करे, रिजल्ट उसका होगा। जिसने अपना मतलब हिम्मत दिखाया है और कुछ वैसे जोन में भरे हैं जो कि डाउटफुल रहता है, जिसको लगता है कि वो बोर्ड बहुत ही टफ जाने वाला है, ठीक है, तो उस बोर्ड के लिए उसको कुछ नहीं करना है, 75 to 80, ठीक है, को मेंटेन रखना है। और एक बात याद रखें, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, जैसे टेक्स्ट बुक है या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत लोग हैं जो कभी 95 मार्क्स या कभी उससे 98 मार्क्स, ये सब मार्क्स देख देख के डर जाते हैं, ठीक है। उनको ये लगता है कि इतना मार्क्स लाने वाला का सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। टेस्ट में मार्क्स किसी भी तरीके से बढ़ाए जाते हैं, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। जरूरी नहीं कि जिसका इतना नंबर आ रहा है वो उसी का होगा, किसी और का नहीं होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक 75 के स्कोर को टारगेट करना है और इस स्कोर पे आपको बने रहना है। अगर आप ये करने में
ठीक है, ये करने में आप सक्षम हैं तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और जिसका अभी ही हो रहा है ये मार्क्स पार, उसको कुछ नहीं करना है, इस मार्क्स के आसपास हमेशा अपने आप को मेंटेन रखना है और अपनी तैयारी को जारी रखना है। ठीक है, तो साइंस के लिए मैंने बताया कि इंसाइक्लोपीडिया बेस्ट है। ठीक है, उसमें बहुत सारा, एक बार उस किताब को आप एक बार देखिएगा। अगर आपको नहीं भी लेना है तो बुक स्टोर पे जाइए, एक बार उस किताब को सिर्फ पढ़िए। ठीक है, और मैथ, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, तो मैथ और रीजनिंग का जो तैयारी हो जाएगा उसके लिए मैंने बताया कि पहले PYQ लगाओ, जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम होता है उस स्पेसिफिक चैप्टर को पढ़ो। ठीक है, उस तरीके से उसको कंप्लीट करो, ये नहीं। और किसी का अगर पूरा ही वीक है तो उसके लिए भाई, ठीक है, उसके लिए कोर्स ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और जो स्पेसिफिक बच्चे हैं उनके लिए ये तरीका है। तो पहले CBT 1 टारगेट करना है। ठीक है, अगर कोई कहे कि सर CBT 1 और CBT 2 दोनों करना है तो कैसे करें? ठीक है, तो सिंपल मेरा फॉर्मूला है कि 4:1, ठीक है, अपनाओ। अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं दिन में, ठीक है, तो आपको 4 घंटा अभी CBT 1 के लिए देना है और 1 घंटा टेक्निकल के देना है, क्योंकि टेक्निकल के लिए बहुत समय है। ठीक है, टेक्निकल के लिए बहुत समय है और आपको सबको पता होगा कि RRB JEE में CBT 1 ही, ठीक है, जनरली हार्ड पड़ता है, क्योंकि इधर जितने भी जनरल कंपटीशन में उतर चुके होते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे, वो CBT 1 क्रैक कर जाते हैं और CBT 2 में अटक जाते हैं। ठीक है, ये सबको पता है। तो CBT 1 उसके लिए ज़्यादा बेटर होने वाला है, जिसका टेक्निकल भी अच्छा है। तो उन सब बच्चों के लिए होगा कि 4:1, कोई भी नया बच्चा भी अगर बिगिनर है तो उसको 4:1 का फॉर्मूला लगाना चाहिए। 4 घंटा आप अपना CBT 1 के लिए लगाइए, जिसमें सारा का सारा नॉन टेक पोर्शन पढ़ना है, और 1 घंटा आप टेक्निकल को अभी से दे सकते हैं और स्लोली पढ़ते जाइए, आपका होना तय है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहिए, और ऐसा सच कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।